हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रियल लाइफ मनी बाय क्लेयर सील। कैसे फाइनेंस को कंट्रोल करें। बहुत सारे 20-30 साल के लड़कों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करना बहुत मुश्किल है। घर खरीदना, जॉब मिलना, बिजनेस करना, कर्जे और लोन उतारना। क्लेयर सील एक ब्रिटिश इंस्टाग्रामर है और कैसे उन्होंने खुद को कर्जे से बाहर निकाला और फाइनेंशियली फ्री किया, ये सब उन्होंने इस किताब में बताया है। अगर आपके एटीएम में पैसे नहीं हैं, उधार और लोन चल रहा है, खुद का घर नहीं है, तो घबराना नहीं है। पहला कदम है ओनरशिप, या अपने हालात की खुद जिम्मेदारी लेना कि ये सब मेरी वजह से है। एक महत्वपूर्ण बात जो ज़्यादातर केसेस में देखी गई है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज होती ही नहीं है। पर सच में इवन डेवलप्ड कंट्री के स्कूल सिस्टम भी फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाते ही नहीं हैं। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डेट के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि स्कूल सिखाते ही नहीं है। ज़्यादातर केसेस में फाइनेंस की समझाने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, वो भी तब जब उन्हें खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इमेजिन करो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हो रहे हो, आपके आसपास सब कुछ ठीक लग रहा है, तभी आपको पता चलता है कि आपके पिता के कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से उन पर बड़ा कर्जा चल रहा है। तो सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है और शर्म की वजह से आपके पिता अपने कर्जे के बारे में किसी को बता भी नहीं रहे हैं। पर यहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वो है ओनरशिप ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेना, अकाउंटेबल बनना कि ये प्रॉब्लम है। ओनरशिप लेने के बाद आप शर्म के लबादे से बाहर आते हैं, पर आप कुछ बेहतर करने के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हो कि वहाँ लोग आपको सब सुख सुविधाओं से जीता हुआ आप लोगों को देखते हो, तब आपको अपनी स्थिति खराब लगती है और सोशल मीडिया पर लोगों की चमचमाती लाइफ देखकर आप अपनी लाइफ का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं और आप बेफालतू में ज़्यादा खर्चा करने को लेकर मोटिवेट हो जाते हैं और आप ऐसा करके डेट के यानी उधार के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका है कि आप इंटरनेट की दुनिया के बाहर की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना सीखो, दोस्तों से मिलना सीखो, किसी अच्छी, चीप और अट्रैक्टिव पिकनिक को सेलिब्रेट करो। दूसरा, आप देखो कि जिस इमेजिनेटिव लाइफ को लेकर आप पाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो वाकई में इस योग्य है कि उसे पाया जाए? क्या वो जीवन सच में एग्जिस्ट करता भी है या सिर्फ दिखने वाला वो एक छलावा है? रीज़न कि ऑनलाइन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें असल में नकली होती हैं। जब सोशल मीडिया पर कोई अपनी पिक पोस्ट करता है, वो वाकई में एक आइडियली क्रिएटेड सीन होता है, वो सच नहीं होता है। हम वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, ना कि वो दिखाते हैं जो सच है। डेवलप्ड कंट्री में इसी दिखावे वाले सोशल मीडिया के कारण 64% लोग कर्जे में रहने वाली महिलाएं ही होती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ यह है कि उनकी जॉब लो इनकम वाली होती है और पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो जॉब में तरक्की भी नहीं कर पाती हैं, परिवार में ज़्यादा ध्यान रहता है। सेम जॉब और सेम प्रोफाइल में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम पैसे दिए जाते हैं, पर महिलाओं पर पड़ने वाला सबसे बड़ा खर्चा होता है उनके डिलीवरी पीरियड के बाद जो छुट्टियां होती हैं। ये सोच के उनको जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं वो कम पैसे और कम सैलरी ऑफ़र करते हैं। उसके बाद बच्चों के खर्चे, कपड़े, खुद और बच्चों के न्यूट्रिशनल खर्चे, तो ये सारी परेशानियां महिलाओं के साथ ज़्यादा रहती हैं, वो इस चक्काचौंध में ज़्यादा पड़ भी जाती हैं। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप घर में कील भी नहीं लगा सकते, पौधे नहीं लगा सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। इन सब बातों के बाद भी बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली रेंटेड घर में ही रहती हैं। खुद का घर खरीदना एक बहुत ही इम्पॉसिबल एम लगता है, या आपके पास अपना कोई पैतृक घर हो तो बात अलग है। आज से 20-30 साल पहले हमारे पेरेंट्स के लिए घर खरीदना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज है, बिकॉज दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और महंगाई की वजह से रेंट वैसे ही बहुत महंगा हो चुका है। ऐसे में बाद में घर की मॉर्गेज यानी किराया देने के पैसे भी आप बचा नहीं पाते। कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि जब आप अपनी आधी ज़िंदगी रेंटेड घर में गुजार ही चुके हो तो वहाँ रहने का समझौता कर लो, किराए के घर को अपना मानना सीख लो, चाहे उनके पेपर्स पर आपका नाम लिखा हो या ना हो। सही मायनों में ये सिस्टम की कमी है, ना कि आपकी। जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हो तो दो ही तरीके होते हैं संभलने के। ए, अपने फाइनेंशियल खर्चे को स्ट्रेट और क्लियर कर लो। बी, या पैसे के बारे में अपनी सोच समझ क्लियर कर लो। और क्लैरिटी लाने का सही तरीका होता है सही गोल बनाना। गोल होंगे तो क्लैरिटी होगी, और गोल बनाते समय जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है हैप्पीनेस, कि इस गोल को पाने पे आपको कितनी खुशी मिलेगी, ना कि एक दिखावे वाला गोल हो। लास्ट सवाल यही है कि क्या करके आपको खुशी मिलेगी।
बिकॉज़ कई बार जो हम पाना चाहते हैं हमें पता चलता है वो तो सोशल प्रेशर था जो हम पाने की कोशिश कर रहे थे, उसे असली में पाने के बाद कोई खुशी नहीं मिलेगी। आप सोचो कि आप बहुत सारा पैसा फर्नीचर, कपड़ों, एसेसरी पर खर्च करते हो और सोचते हो कि ऐसा करने पे आपको खुशी मिलेगी, पर सच में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में जैसे ही आप वो सब चीज़ें खरीदते हो उसके तुरंत बाद आपकी सारी खुशी काफूर हो जाती है, उड़ जाती है। और इन सबको खरीदने पर जो आपने कर्जा लिया है वो आपको एंग्जाइटी अटैक देता है। शायद खूब सारा पैसा होना, खूब सारी खुशियाँ खरीदना नहीं है। सही गोल का होना इम्पॉर्टेंट है। राइटर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया लिखकर, नोट्स बनाकर कि क्या चीज़ें हैं जो उन्हें वाकई में खुशी का एहसास कराती हैं। सच में उनका एक एम था कि एक ऐसा घर खरीदना जहां उनके बच्चे खेल पाएँ और आसपास के दोस्त और फैमिली मेम्बर उनसे मिलने के लिए आ पाएँ, पार्टी कर पाएँ। और जब इस बात को उन्होंने गहराई से महसूस किया कि ये खुशी में देने वाला एहसास था, संतोष देने वाला एहसास था किराए के घर के मुकाबले, तो एक बार ऐसा बड़ा गोल आपका जब क्लियर बन जाता है तब आप उसके आसपास बहुत से छोटे गोल बना लेते हो। ये आपको पैसे सेव करने और उसे बचाने के तरीके, कमाने के तरीके को उजागर करता है। ऐसे ही इंक्रीमेंटल अच्छे डिसीजन आपको बेटर फाइनेंशियल फुटिंग की तरफ ले जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसके साथ बजटिंग भी करनी चाहिए। अभी तक हमने ये सीखा है कि चाहे आपको उधार से बाहर निकलना हो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना हो, पहले आपको एक फाइनेंशियल गोल बनाना होता है, फिर छोटे छोटे स्टेप से उस गोल को पाना होता है। रोज़ के रोज़ और महीने के हिसाब से बजट बनाना होता है। तो 5 कदम होते हैं जहां आप अपना सेविंग स्पेंडिंग प्लान बनाते हो और बजट बनाते हो। जब आप रोज़ खर्चे का ब्यौरा लिखते हो तो आपके ब्रेन को कुछ नया पता चलता है जिस पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया था। आप कहाँ सही खर्चे करते हो, कहाँ फिजूल खर्च करते हो, कमाई कहाँ से हो रही है, कितनी हो रही है, सबका दिमाग को पहली बार कॉन्शियसली पता चलता है। दूसरा स्टेप है कि इन खर्चों और कमाई को अब आपका ब्रेन और आप क्लियर कट देख पा रहे हो, लिख के देख पा रहे हो। अब आप अपने फाइनेंस में खर्चे कम यानी फिजूल खर्चे कम और कमाई ज़्यादा वाले कंसेप्ट को ठीक से कर सकते हो। वो रास्ते निकाल सकते हो जहां मनी की लीकिंग को बचाया जा सकता है, ज़्यादा खर्चे को बचाया जा सकता है और ज़्यादा कमाने वाले रास्ते को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, पहले अपने खर्चे पर नज़र डालो और देखो कि ऐसे कौन से खर्चे रोज़ हो रहे हैं और उनका कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं है, उन्हें बंद करो। चौथा पॉइंट है, जो आपके महीने के रेगुलर खर्चे हैं उनकी लिस्ट बनाकर देखो कि ऐसा क्या कर सकते हो कि इन खर्चे वाली चीज़ों को डिस्काउंटेड कहीं से ख़रीदा जा सके, किसी वेबसाइट से, किसी ऑनलाइन पोर्टल से। पांचवा पॉइंट है, अब जब आपने खर्चे और सेविंग को ऑर्गेनाइज कर लिया है तो आप देखो कि क्या तरीका हो सकता है कि बचे हुए पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने पर आप उससे मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हो। बजटिंग का मतलब ऐसा पैसा बचाना भी नहीं है कि आप पैसा बचाकर खुद को कष्ट दे रहे हो जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। जीवन छोटा है, इतना बेवजह कष्ट भी ठीक नहीं। पर बजटिंग से आप अपने फाइनेंस को लेकर सजग और इंटेलिजेंट हो जाते हो। कई बार हम फाइनेंशियल वे में नए घर, फर्नीचर इत्यादि के लिए फिट नहीं होते हैं। ऐसे में हमें सही डील की पुरानी चीज़ को खरीद लेना चाहिए, चाहे पुरानी कार हो, पुराना फर्नीचर हो। कई बार आप अपने मन को खुश करने के लिए गलत खर्चे करते हो, पर अगर आप सोचो कि एक बेफालतू की खरीदारी से अच्छा है कि आप घर के पास घर के बने स्नैक्स के साथ एक बढ़िया पिकनिक ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो क्यों नहीं। इको फ्रेंडली सेविंग के बाद में सोचो कि आप वुड से बनी चीज़ें ना खरीदो और ट्रैवलिंग को अननेसेसरी अवॉइड करो, मीट प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो जो इको फ्रेंडली भी हैं, वॉलेट फ्रेंडली भी हैं। तो इस प्रकार से राइटर ने बेसिक कंसेप्ट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके समझाया है और बताया है कि अगर इंटेलिजेंट तरीके से आप पैसे का खर्च करोगे तो आप पैसे बचा भी पाओगे और उसके साथ साथ आप ग्रो भी कर पाओगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड द बुक।